साथियों, कुछ लोग कहते हैं कितना तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती। आप तथ्यों को इकट्ठा करते चलिए, आप पढ़ते चलिए, निश्चय ही असफलता पीछे छूटेगी और सफलता आपका वर्ण करेगी। लेकिन हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। किसी संत ने क्या सुंदर बात कही है कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात यदि माली चाहे कि एक ही पौधे को एक दिन में 100 घड़ा सींच करके उस पौधे में फल ला देगा, तो ये असंभव है। वो माली उस पौधे को धीरे धीरे सींचता जाता है और समय आने पर उसमें फल लगते हैं। ठीक उसी प्रकार आप अधीर मत होइए, आप कार्य करते रहिए, लगे रहिए, सफलता एक दिन आपका वर्ण जरूर करेगी। नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो गुप्त साम्राज्य से है। आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने बुनियादी जानकारी यानी कि प्रारंभिक जानकारी अपने पिछले क्लास में जुटा लिया था। जैसे कि गुप्तकालीन इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक कौन कौन से थे, इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, गुप्त वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था, से लेकर के गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त, जिसे कि भारत का नेपोलियन कहा है, इतिहासकार स्मिथ ने तक की जानकारियां जुटाई थी। अब गुप्त वंश के अगले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मुख्य उपाधि थी वो विक्रमादित्य थी। क्या थी? विक्रमादित्य थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवगुप्त, देवराज के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त की और एक उपाधि थी, एक उपाधि थी सकारी की, और दूसरी और एक उपाधि थी जिसका नाम है विक्रमांक। क्या है? विक्रमांक। ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मुख्य उपाधि थी वो विक्रमादित्य थी। यही कारण है कि गुप्त वंश के इस शासक को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी थे, जैसे कि देवगुप्त और देवराज। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों का विनाश करने के कारण सकारी की उपाधि धारण की थी। इसने विक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमांक की। सकारी की उपाधि इसलिए धारण किया था क्योंकि इसने शकों का विनाश किया था, शकों का शत्रु था। ठीक है। हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रुद्र शक वंश के शासक रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय, जो कि शक वंश का शासक था, शक शासक को क्या किया था? पराजित किया था। रुद्र सिंह तृतीय जो कि शक शासक था, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने पराजित किया था और इस उपलक्ष्य में इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। कैसा था? सबसे महान शासक, सबसे महान शासक। इसने गुप्त वंश की दूसरी राजधानी, द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया था। किसे बनाया था? द्वितीय राजधानी उज्जैन को। द्वितीय राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश की द्वितीय राजधानी उज्जैन को किसने बनाया था? तो बता देंगे कि द्वितीय राजधानी उज्जैन को गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनाया था। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त के प्रथम और महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने बिहार में अपनी शक्ति स्थापित की थी और पाटलिपुत्र को गुप्त वंश का राजधानी बनाया था।
तो ठीक है, मूल रूप से गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। किंतु आगे चलकर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी इस उज्जैन को बनाया था। किसे बनाया था? उज्जैन को बनाया था। गुप्त काल में उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया था। क्या किया था? वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया था। किस लिए? साम्राज्य विस्तार हेतु। साम्राज्य विस्तार हेतु क्या किया था? वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध पर क्या दिया था? जोर। मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया था। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया था। वैवाहिक संबंध के अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से किया था। किससे किया था? कुबेर नागा से। तो कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पत्नी थी उनका नाम था कुबेर नागा। क्या नाम था? कुबेर नागा, जो कि नाग वंश की कन्या थी। क्या थी? नाग कन्या थी, नाग वंश की कन्या थी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, जो कि नाग वंश की कन्या थी। इस कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय को प्रभावती गुप्त नाम की कन्या प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, जिसका विवाह इसने वाकाटक नरेश रुद्रसिंह द्वितीय से किया था। रुद्रसिंह द्वितीय। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जिस रुद्रसिंह द्वितीय को पराजित किया था वो शक शासक था, किंतु इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जिस रुद्रसिंह द्वितीय से किया था वो वाकाटक नरेश था। कौन सा था? वाकाटक नरेश। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कई दरबारी रहते थे, जिनमें से 9 दरबारियों को इसने नवरत्न की उपाधि दे रखी थी। किसकी उपाधि दी थी? नवरत्न की। नवरत्न की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन कौन शामिल थे तो बता दें। अमर सिंह। कौन कौन शामिल थे? अमर सिंह, घटकरपर, छपणक, वररुचि, कालिदास, शंकु, बेताल भट्ट, वराह मिहिर, अमर सिंह, घटकरपर, छपड़क, वररुचि, कालिदास, शंकु, बेताल भट्ट, वराह मिहिर जैसे नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में क्या थे? शामिल थे, रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात गुप्त वंश का जो शासक होता है उसका नाम है कुमारगुप्त। क्या नाम है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 415 ईस्वी से 445 ईस्वी तक, 415 ईस्वी से 445 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासक के रूप में कार्य करता है। हम आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 से
412 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासक के रूप में कार्य किया था। इसके पश्चात इसका उत्तराधिकारी कुमार गुप्त होता है, जो 415 ईस्वी से 445 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक बना रहता है। अब प्रश्न ये है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की 412 ईस्वी में मृत्यु हो गई और कुमार गुप्त 415 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बना, तो 412 से 415 ईस्वी के बीच यानी कि लगभग 3 वर्षों तक गुप्त वंश का शासक कौन रहा, इसके बारे में स्पष्ट जानकारियां प्राप्त नहीं होती, किंतु वैशाली से प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के एक मुद्रा से स्पष्ट होता है कि उस मुद्रा से यह स्पष्ट होता है कि गोविंद गुप्त नाम का एक व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र था, जिसे कि युवराज इसने घोषित किया था विक्रमादित्य ने। तो हो सकता है कि गोविंद गुप्त ने ही 412 ईस्वी से 415 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासक के रूप में कार्य किया होगा। इसके बाद आते हैं कुमार गुप्त में 415 ईस्वी से 445 ईस्वी तक यह गुप्त वंश का शासक रहता है। कुमार गुप्त के शासन काल में ही सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत में हूणों का आक्रमण हुआ। क्या हुआ? हूणों का आक्रमण। कहां हुआ था? पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत में। तो ठीक है, कुमार गुप्त के शासन काल में ही हूणों ने पश्चिमोत्तर भारत में अपना पहला क्या किया था? आक्रमण किया था, अटैक किया था। तो कुमार गुप्त के पुत्र स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। क्या किया था? हूणों को पराजित किया था। यानी कि कुमार गुप्त के शासन काल में जब पश्चिमोत्तर भारत में हूणों का पहला आक्रमण हुआ, तो कुमार गुप्त के पुत्र स्कंद गुप्त ने इन हूणों को पराजित करके भारत से बाहर खदेड़ दिया था। कुमार गुप्त के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि कुमार गुप्त ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। बिहार में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय। तो पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराया था या किसने कराया था? तो बताएंगे कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या किया था? स्थापना करवाया था, निर्माण करवाया था। तो कुमार गुप्त के बारे में इतनी ही जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज और हम आपको बता दें कि कुमार गुप्त के सर्वाधिक अभिलेख, गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के कुमार गुप्त के प्राप्त होते हैं। किसके प्राप्त होते हैं? कुमार गुप्त के। ठीक है, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्कंद गुप्त होता है। कौन होता है? स्कंद गुप्त। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र स्कंद गुप्त होता है। स्कंद गुप्त 445 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासक के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि स्कंद गुप्त ही गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक था। इसके पश्चात जितने भी गुप्त शासक हुए सब निठल्ले साबित हुए, कायर और निर्बल साबित हुए, और यही कारण है कि अंततः गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो स्कंद गुप्त कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी है, जो 445 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गुप्त शासक के रूप में कार्य करता है। हम आपको बता दें इसकी प्रमुख जो उपलब्धि है, इसने हूणों को पराजित किया था। क्या किया था? हूणों को
पराजित किया था। इसके जूनागढ़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में सुदर्शन झील टूट गई थी, जिसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। किसने? यही सुदर्शन झील शक शासक रुद्रदामन के शासनकाल में भी टूटी थी, जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से ही प्राप्त होती है कि रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील कितने बार टूटी? 2 बार टूटी। एक बार शक शासक रुद्रदामन के समय और दूसरी बार गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय, और इन दोनों ने उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई स्कंदगुप्त के बारे में। इसके पश्चात जो गुप्त वंश के शासक होते हैं, स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी होते हैं, कई होते हैं, जैसे कि नरसिंहगुप्त, वैश्यगुप्त, भानुगुप्त थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह ऐसा गुप्त शासक था जिसने बालादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बालादित्य की उपाधि धारण की थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख का संबंध किससे है? तो बता दें कि एरण अभिलेख का संबंध गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ज्ञात होता है कि भानुगुप्त का एक सेनापति जिसका नाम गोपराज था, हूणों के साथ युद्ध में मारा जाता है, जिससे इसकी पत्नी, किसकी? गोपराज की पत्नी गोपराज के साथ सती हो जाती है। तो इस प्रकार एरण अभिलेख से भारतीय इतिहास में पहला सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का भारतीय इतिहास में पहला अभिलेखी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो बताएंगे भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पहली सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है। भानुगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का अंतिम जो शासक होता है उसका नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। तो ठीक है, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विष्णुगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया, और गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण यही था कि गुप्त साम्राज्य में आयोग शासकों का होना, आयोग उत्तराधिकारियों का होना, स्कंदगुप्त के पश्चात कायर और निर्बल शासकों का होना, और आपसी मतभेद, आपसी वैमनस्य की भावना, बाह्य आक्रमण, इन सभी के कारण गुप्त साम्राज्य का अंततः पतन हो गया। एक चीज और हम आपको बता दें कि गुप्त साम्राज्य के जितने भी शासक थे ये सब परम भागवत थे। क्या थे? इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसका कारण यही है कि ये सभी भागवत धर्म के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? भागवत धर्म के अनुयायी थे, किंतु ये धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे। कहने का मतलब कि अलग अलग धर्मों का भी सम्मान करते थे, लेकिन जितने भी गुप्त शासक हैं वो सबके सब परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, क्योंकि ये सब भागवत धर्म के अनुयायी थे। तो ठीक है, हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में ये सब जानकारियां जुटाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।